बगदाद की एक शाम एक गरीब मछुआरा दरियाए तगरीस में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सुबह से उसके हाथ में ज्यादा मछलियां नहीं आई थीं, इसलिए उसे मेहनत करते करते शाम हो गई थी। वो थक हार कर हार मानने ही वाला था कि तभी उसने आखिरी कोशिश की। उसने अपना बड़ा सा जाल पानी में फेंका इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा हाथ लगेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फाइनली उसके जाल में एक बहुत बड़ी वजनदार मछली फंसी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी आई कि चलो कुछ तो बड़ा मिला। वो जोर जोर से अपने जाल को ऊपर की तरफ खींचने लगा। जैसे जैसे वो अपने जाल को ऊपर की तरफ खींच रहा था, उसके पसीने छूटने लगे। जो भी था सचमुच बहुत भारी था। उसे लगा उसने आज तक की सबसे बड़ी मछली पकड़ ली है। जैसे ही उसने पूरे जाल को पानी से बाहर खींचा, वो कोई मछली नहीं बल्कि एक बड़ा सा संदूक था। एक बड़ा सा लोहे का संदूक जो कि सुनहरा था। उस मछुआरे को देखते ही पता चल गया कि ये कोई ट्रेजर चेस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है और इसमें शायद हीरे जवाहरात हों। वो अपनी पूरी ताकत से संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने देखा कि उस संदूक पर एक सील है। उसके पास औजार भी नहीं थे। तो फाइनली उसने सोचा कि वो इस संदूक को अपने राजा के पास ले जाएगा, क्योंकि उसे पता था खलीफा हारून अल रशीद बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद इंसान है, जो कि गरीबों की बहुत मदद करते हैं और लोगों का भला चाहते हैं। इसलिए अगर इस खजाने को कोई उनके पास लेकर जाएगा तो वो उसमें से एक बड़ा हिस्सा उसे देंगे ही देंगे, और इस चक्कर में उससे कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। इसी सोच के साथ वो जैसे तैसे करके संदूक को लेके राजा के पास पहुंच गया। सिपाहियों को जब उसने पूरी बात बताई तो सिपाहियों ने भी उसे अंदर जाने दिया। अब राजा के सामने वो संदूक आ चुका था और मछुआरे ने बताया कि कैसे उसे ये संदूक दरिया में मिला। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इस संदूक को खोलें। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन जैसे तैसे करके वो संदूक आखिरकार खुल ही गया। लेकिन जैसे ही वो संदूक खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे दरबार में खामोशी छा गई थी, क्योंकि संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं बल्कि एक औरत की लाश थी। एक जवान औरत जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उस लाश को देखकर पूरे दरबार में बातें होने लग गईं कि हारून अल रशीद के राज में ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने इस खूबसूरत औरत को मार डाला है और राजा को इस बात का इल्म भी नहीं। कई सारी बातें सुनते सुनते राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने भी सोचा कि मेरे रहते हुए मेरी सल्तनत में ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने इस औरत की जान ले ली और मुझे पता तक भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और फौरन उन्होंने अपने वजीर जाफर इब्ने यहया को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर पता करो कि इस औरत का कत्ल कैसे हुआ, और अगर तुम नाकाम रहे तो इसके बदले तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जाफर को इस बात का कोई भी क्लू नहीं था कि वो कैसे इस चीज का पता लगाए, लेकिन एक चीज का उसे पता था कि अगर राजा ने जुबान दे दी है तो वो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए जाफर घबरा गए और उन्होंने पूछताछ करना शुरू कर दी। उस मछुआरे से पूछताछ की, सल्तनत के बाजारों में गली गली जाकर उन्होंने पूछताछ की, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे उन्हें समझ आ चुका था कि ये मिस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही। किसी को भी उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे ये बात पूरी सल्तनत में फैल गई थी कि अगर कातिल नहीं मिला तो जाफर नहीं बचेंगे। 2 दिन गुजर चुके थे, अब आया तीसरा दिन। जाफर ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि शायद वो अब नहीं बचेंगे। जब नाउमीदी अपनी पीक पर थी, तभी वहाँ पर 2 आदमी भागते हुए आए, जिनमें से एक यंग ताजर और एक बूढ़ा आदमी था। वो चिल्लाते हुए बोले कि आप जाफर को कुछ मत कीजिएगा, ये कत्ल हमने किया है। पहले जवान आदमी ने बोला कि कत्ल मैंने किया है, फिर बूढ़े आदमी ने कहा नहीं कत्ल मैंने किया है। सभी वहाँ पर कंफ्यूज थे। फिर उस नौजवान लड़के ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ये बूढ़े इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे फादर हैं और मुझे बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। बादशाह ने उस यंग आदमी से पूछा कि असल में बताओ हुआ क्या था। सो दी स्टोरी बिगेन। उस यंग आदमी ने बताया कि कैसे उसे उस लड़की से प्यार हुआ, फिर उनकी शादी हुई और फिर कुछ ही टाइम के बाद उनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हो गया। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई सारी दवाइयाँ नुस्खे देने के बाद भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। एक दिन उसकी बीवी ने उसे कहा कि मैंने दूर बसरा में एक सेब के दरख्त के बारे में सुना है जो कि जादुई है, जिसके सेब लाल नहीं बल्कि गोल्डन कलर के होते हैं। बोला जाता है कि वो गोल्डन सेब अगर कोई खा ले तो उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो क्या तुम मेरे लिए वो सेब ला सकते हो? अब वो यंग आदमी अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए वो जरूर लेकर आऊंगा। अब बसरा तक जाने का सफर बहुत मुश्किल था और पैसे भी बहुत लगते थे। उस एप्पल ट्री को ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्यार करता था, इसलिए उसने उस सफर पर जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की। कई सारे दिन कई सारी परेशानियों को फेस करते हुए, प्यास रेगिस्तान पार करते हुए फाइनली उस जगह को ढूंढ ही लिया। और वहाँ पे उस ट्री पे सिर्फ 3 ही सेब लगे हुए थे। उसने इन तीनों सेबों को खरीद लिया बहुत सारा पैसा देकर, और फिर वो वापस खुशी खुशी घर आया। घर आने के बाद उसने उन तीनों सेबों को अपनी बीवी को दे दिया। वो बहुत खुश थी। उसने एक बाइट उस सेब का लिया और खाते ही उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा, और उसने बाकी सेबों को भी घर पे संभाल कर रख लिया। घर पे उसकी बीवी के साथ साथ उसका एक बेटा भी था जिससे वो बहुत प्यार करता था। अब दूसरे दिन ये आदमी काम करने के लिए निकल पड़ा। काम करने के बाद जब वो शाम को घर वापस आ रहा था तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे बहुत
शौक लगा। एक नौजवान खूबसूरत गुलाम के पास उसने वो सेब देखा। वो देखते ही पहचान गया कि ये तो वही सेब है जो वो खुद लेकर आया था। वो फौरन भागकर उस गुलाम के पास गया और उसे पूछा कि ये सेब तुम्हें कहाँ से मिला। तो तभी उस गुलाम ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात बोली कि यंग ताजर की हालत खराब हो गई। गुलाम ने कहा कि ये सेब मुझे मेरी महबूबा ने दिया है। ये सुनते ही उस ताजर के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद हो गया। उसके मुंह से अगला अल्फाज ही नहीं निकल रहा था। गुलाम तो वहाँ से चला गया, लेकिन ताजर वहीं खड़ा रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद उस यंग ताजर ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। और ये वही भूल है जो 99% लोग अपनी जिंदगी में करते हैं, और ये भूल माइंडसेट से रिलेटेड है। तो जैसे ही ताजर ने उस गुलाम की बात सुनी कि ये सेब उसकी महबूबा ने दिया है, तो उसके दिमाग में अजम्पशन चलने लग गए कि शायद उसकी बीवी ने जानबूझकर उसे इतने लंबे सफर पर भेजा था कि वो इससे मिल सके। उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने अपना सब कुछ उसके लिए लुटा दिया, उसने मेरी जरा भी कदर नहीं की। ऐसी ही सारी बातें उसके दिमाग में चलती जा रही थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका शक यकीन में बदल गया। उसने देखा कि 3 सेब में से बस 2 सेब वहाँ पर पड़े हुए हैं। एक जो थोड़ा सा उसकी बीवी ने खाया था, और दूसरा एक और सेब, तीसरा सेब गायब था। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और ढेर सारी बातें बोलने लग गया। उसकी बीवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने डिनाई किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो औरत कंफ्यूज थी, लेकिन उस आदमी का शक यकीन में बदल चुका था। उस ताजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि कैसे उसकी बीवी ने उसकी जरा भी परवाह न की, कि उसने अपनी बीवी के लिए सब कुछ किया लेकिन उसने फिर भी उसकी कदर न की। उनका ये झगड़ा सुनते हुए उनका जो छोटा बच्चा था वो घर से बाहर निकल गया। आदमी ने गुस्से में जाकर अपनी बीवी का गला दबा दिया। ताजर इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसकी बीवी जो ऑलरेडी पहले ही कमजोर थी वो दम तोड़ गई। तो जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बीवी अब नहीं बची है, वो घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उसके प्यार ने उसे अंधा बना दिया था और यही चीज वो हजम नहीं कर पा रहा था। फिर जैसे तैसे करके उसने एक संदूक लिया, उसकी बॉडी को उसमें डाला। फिर इससे पहले कि किसी को पता चले, उसने उस संदूक को दरियाए तगरीस में फेंक दिया। ये सब कुछ करने के बाद जब वो घर वापस आया, तब उसने देखा कि उसका बेटा रो रहा है। उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने एक बहुत ही बड़ी बात बताई। उसने बोला कि बाबा प्लीज मुझे माफ कर देना। तब से आप वो सुनहरी सेब लेकर आए थे, तब से मेरा उनसे खेलने का मन कर रहा था, अपने दोस्तों को दिखाने का मन कर रहा था। इसीलिए मैंने चुपके से एक सेब ले लिया और बाहर जाकर अपने दोस्त को वो सेब दिखाने लग गया। तो तभी वहाँ पर एक चोर आया। उसे वो सेब बहुत पसंद आया। वो मेरे हाथ से सेब छीनकर भाग गया। बच्चे की ये बात सुनते ही उस आदमी की पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बीवी जो बोल रही थी वो सच था। सेब उसकी बीवी ने नहीं दिया था, बल्कि उसके बच्चे के हाथ से गुम गया था। और उस गुलाम ने इस ताजर से झूठ बोला था। उसकी बीवी बेगुनाह थी और उसने सिर्फ गुस्से में आके अजम्पशन के बेसिस पर उस इंसान का कत्ल कर दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। 1-2 दिन तक वो इसी सदमे में बैठा रहा। फिर जब उसे पता चला कि हारून और रशीद को उसकी बीवी की लाश मिल गई है और जाफर को उसके बदले में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ये सारी चीजें राजा के दरबार में आकर कबूल कर ली। और उसने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे बदले किसी और मासूम की जान जाने वाली है, तो मैं फौरन भागा भागा यहाँ चला आया। तो ये है मेरी कहानी सुनने के बाद खलीफा बहुत ही ज्यादा शौक में थे। इस आदमी की बहुत बड़ी गलती थी, वो उन्होंने रियलाइज किया, लेकिन उसने अपनी गलती को तस्लीम किया, अपने गुस्से को रियलाइज किया। ये चीज खलीफा को अच्छी लग रही थी और किसी और बेगुनाह की जान जाने नहीं दी। इस बात ने खलीफा को और भी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया। अभी तक वो गुलाम भी नहीं मिला था जिसकी वजह से एक्चुअल में ये चेन ऑफ ट्रेजेडी स्टार्ट हुई थी। इसीलिए बादशाह ने जाफर को एक और मौका दिया कि ठीक है, कातिल तो मेरे सामने अपने आप आ गया। जाफर तुम एक काम करो, उस गुलाम को ढूंढकर मेरे पास लाओ, और अगर तुम उस गुलाम को लेकर मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा। इसके लिए भी जाफर को 3 दिन मिले थे। जाफर ने दर बदर जाकर उसे ढूंढना स्टार्ट किया। जाफर सबसे पहले जितने भी सबसे बड़े ताजर थे जिनके पास गुलाम थे, उन सभी गुलामों से जाकर बात करने लग गया। इन सारी चीजों में 2 दिन फिर से गुजर चुके थे। तीसरे दिन फाइनली जब थक हार कर जाफर अपने घर पहुंचा कि तभी जाफर ने देखा कि उसकी बेटी के हाथ में वही गोल्डन कलर का सेब पकड़ा हुआ है। वो देखते ही जाफर एकदम शौक में आ गया कि ये तो वही सेब है। जब उस लड़की से तहकीकात की गई तो उन्हें पता चला कि ये सेब उनका अपना रेहान नाम का गुलाम है, उसने उसकी बेटी को दिया था। जाफर ने फौरन रेहान को बादशाह के सामने पेश किया और प्रेशर में होने की वजह से उस गुलाम ने सब कुछ कबूल किया कि हाँ, कैसे उसने जाफर की बेटी को इम्प्रेस करने के लिए उसने वो सेब बच्चे से छीन लिया। कैसे वो रैंडम आदमी जब उसे रास्ते में मिला उसे झूठ बोला कि ये मेरी महबूबा ने दिया है, और उसे नहीं पता था कि उसका सिंपल सा ये झूठ उस ताजर को एक कातिल बना देगा। बादशाह ने ये सारी बातें सुनी। बादशाह ने जाफर को माफ किया क्योंकि उसने अपना वादा पूरा किया। उस गुलाम को सजा दी गई,
लेकिन ये सारी सजाएं मिलकर भी उस औरत को वापस नहीं ला सकती थी, जो कि सिर्फ एक चीज से स्टार्ट हुई थी, और वो एक चीज थी अजम्पशन। अजम्पशन दोस्तों, एक आदमी जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मोहब्बत के लिए एक गोल्डन सेब ला सकता है, वही अजम्पशन के चक्कर में एक दो कदम नहीं उठा पाया जो कि उसके डाउट को क्लियर कर पाते। और इतना प्रॉब्लमेटिक होता है कई बार अजम्पशन। एक झूठ ने उस औरत की जान ले ली, इमोशंस ना कंट्रोल कर पाने ने उस औरत की जान ले ली, जबकि उस बच्चे के सच ने कई सारी चीजें खराब होने से बचाया। अब देखो दोस्तों, इस कहानी में पूरे 5 अमेजिंग लेसन छुपे हुए हैं जो आपके दिमाग को टॉप 1% में लेकर जाने में मदद करेंगे। पहला लेसन, जो टॉप 1% के लोग होते हैं वो अजम्पशन में नहीं जाते। कहानी में ये सारी चीजें हुई इसीलिए क्योंकि उस आदमी ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया होगा, जबकि ऐसी बात थी ही नहीं। हस्बैंड ने वेरीफाई नहीं किया, सवाल नहीं पूछे, और ऐसे ही 99% लोगों का माइंडसेट होता है जो आधी अधूरी नॉलेज, सोशल मीडिया से, इधर उधर से और इंस्टेंट कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। उसी वजह से वो खुद का भी नुकसान करते हैं और कई बार दूसरों का भी नुकसान करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो कई बार स्कैम्स में फंस जाते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो कई बार दूसरों की जान भी ले लेते हैं। और जो 1% माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्यूरियोसिटी में जाते हैं, अधूरी इन्फॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं, जिसे आपको भी करना चाहिए। लेसन नंबर 2, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। बादशाह जो कि बहुत रहम दिल था, अच्छा इंसान था, लेकिन जैसे ही उसने आसपास के लोगों की बातें सुनना शुरू की कि कैसे उसकी नाक के नीचे उसकी सल्तनत में इतना बड़ा काम हो गया है, उसे पर्सनली ले लिया। जाफर जो कि उसका खास इंसान था, बादशाह ने उसे ही एक ऐसी शर्त दे दी जिसमें उसकी जान जा सकती थी। बादशाह का ये फैसला नाइंसाफी थी, लेकिन ये नाइंसाफी क्यों की गई? क्योंकि बादशाह ने चीजों को पर्सनली ले लिया। ये था ईगो। कई बार हम भी चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। अगर किसी इंसान का हमें धक्का लग जाए तो हमें लगता है कि उसने जानबूझकर किया। ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान गहराई में हो, शायद उसे हॉस्पिटल जाना हो। 99% लोगों का माइंडसेट ये है कि पूरी दुनिया अगेंस्ट है उनके, हर एक बात को पर्सनली लेते हैं। और 1% माइंडसेट वाले लोग समझते हैं नॉट एवरीथिंग अबाउट देम। लेसन नंबर 3, the 1% आर इम्पेकेबल विद देयर वर्ड्स। 99% लोग जब ऐसे ही मजाक में झूठ बोलते हैं, फालतू बातें बोलते रहते हैं, उनको अपने वर्ड्स की कदर नहीं है। जैसे कि उस गुलाम ने मजाक में ऐसे ही झूठ बोल दिया, लेकिन उसी झूठ की वजह से एक आदमी के दिमाग में ओवर थिंकिंग पैदा होनी शुरू हुई, जिससे वो एक कातिल बन गया। उसे लगा कि झूठ बोलने से क्या ही होगा। 99% लोगों को यही लगता है कि उनके ऐसे छोटे से झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन 1% माइंडसेट वाले लोगों को पता है कि उनके वर्ड की बहुत वैल्यू है। बादशाह के वर्ड्स की वैल्यू थी। जाफर को पता था कि बादशाह ने अपने वर्ड्स बोल दिए हैं तो वो वैसा जरूर करेगा। लेसन नंबर 4, 1% लोग टॉलरेट करते हैं अनसर्टेनिटी। इस कहानी में वो ताजर इतना आग बगोला हो गया कि उसे वो अनसर्टेनिटी समझ ही नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने उस गुलाम के मुंह से वो वर्ड सुने, उसका दिमाग चलने लग गया, उसके दिमाग में डाउट्स आने लग गए, और वो डाउट्स अनसर्टेनिटी को काबू नहीं कर पाया, इसलिए उसने वायलेंस का यूज किया। 99% लोगों को अनसर्टेनिटी पसंद ही नहीं है। मतलब अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें आज ही पैसा चाहिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें 1 महीने में ही रिजल्ट चाहिए। 99% लोगों में सब्र नहीं होता, वो इम्पेशेंट होते हैं, जबकि 1% लोग पेशेंस रखते हैं। लेसन नंबर 5, 99% लोग नेगेटिव थॉट्स को ओवरथिंक करते हैं, और 1% लोग ओवरथिंकिंग की बजाय एक्शन करने पे फोकस रखते हैं। अजर ने इतना सब कुछ कर दिया क्योंकि वो ओवरथिंक कर रहा था। जाफर भी केस सोल्व करने के लिए ओवरथिंक कर रहा था। उसने पूरी सल्तनत घूम ली लेकिन अपने घर की तलाशी नहीं ली। जबकि 1% लोग सोचते हैं कि थॉट्स रियलिटी नहीं होती है, इसीलिए थॉट्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो फैसला अब आपके हाथ में है कि आपको 99% लोगों में से ही रहना है, फिर अपने आप को टाइम देकर अपने दिमाग को मजबूत बनाकर उन 1% माइंडसेट वाले लोगों में आना है जो कि कभी गलत फैसले नहीं करते और अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।